हेलो एवरीवन। तो आज हम जेएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स का डिटेल में एनालिसिस करेंगे। इस कंपनी के क्वार्टर फोर एफ 26 के रिजल्ट भी आ गए थे एंड साथ में ही मैनेजमेंट की तरफ से कॉन कॉल भी हो गया था। तो इस कंपनी का डिटेल में एनालिसिस करने के लिए इस पूरे डिस्कशन को 4 से 5 पार्ट में ब्रेक करेंगे। फर्स्ट हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि कंपनी किस तरह का कामकाज करती है, इसके मेजर रेवेन्यू सेगमेंट कौन कौन से हैं एंड मेजर इनका बिजनेस ऑपरेशन कहाँ कहाँ पे रन होता है। साथ में ही मैनेजमेंट ने FY26 के लिए अपने बिजनेस को ग्रोथ करने का किस तरह से गाइडेंस दिया था, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन FY26 के अंदर एक्चुअल में बिजनेस ग्रोथ की किस तरह से डिलीवरी हुई है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ताकि हम लोग ये जान सकें कि मैनेजमेंट का जो गाइडेंस दिया गया था, क्या उसको अंडर अचीव किया है या फिर उसको ओवर अचीव किया है। देन जो मैनेजमेंट तरफ से रिसेंट में जो कॉन कॉल हुई है क्वार्टर फोर FY26 के रिजल्ट के बाद में, उस कॉन कॉल के मेजर क्या क्या हाईलाइट्स हैं, उनको डिस्कस करेंगे। एंड देन मैनेजमेंट ने अपकमिंग ईयर्स FY27 के लिए अपने बिजनेस को किस तरह से ग्रोथ करने का गाइडेंस दिया है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन इस कंपनी के स्टॉक का एक वैल्यूएशन एनालिसिस करके जाने की कोशिश करेंगे इस कंपनी के अंदर यहाँ पे किस तरह की डील बनती हुई नजर आ रही है। एंड लास्टली इस कंपनी के बिजनेस से रिलेटेड जो भी रिस्क हैं, उनको हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे, ताकि हम लोगों को हेल्प मिल सके हमारी डिसीजन मेकिंग को अच्छे से एग्जीक्यूट करने के लिए। तो ठीक है, फर्स्ट पॉइंट पिक करते हैं कि जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स किस वाले बिजनेस सेगमेंट में काम करती है। तो जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पे रिफर्बिश लैपटॉप यू कैन से के बिजनेस में काम करती है। मतलब जो पुराने लैपटॉप होते हैं वही कंपनी यू कैन से प्रिक्योर करती है अलग अलग कॉर्पोरेट्स जहाँ पे एम्प्लॉइज को दिए जाते हैं। तो जब वो एम्प्लॉइज के लैपटॉप यू कैन से 3-4 साल पुराने हो जाते हैं, तो उन कॉर्पोरेट्स के पास जाके वो पुराने लैपटॉप खरीदती है, फिर अपने यू कैन से फैसिलिटी सेंटर पे लाती है और उनको रिफर्बिश करती है। जो भी इसमें नई चिप्स डलती है, हार्ड डिस्क डलती है, रैम या रोम डलती है, वो वाला सारा काम यू कैन से एग्जीक्यूट करती है। जो उनके टेक्नीशियन की टीम है उसकी तरफ से काम एग्जीक्यूट होता है। उसके बाद में उन लैपटॉप्स को फिर से रीसेल करती है कॉर्पोरेट्स को। तो इस तरह से इस कंपनी का बिजनेस मॉडल यहाँ पे दिखाई पड़ता है। पूरे रेवेन्यू के अंदर जो रिफर्बिश लैपटॉप वाला सेगमेंट है वो लगभग 80 से 81% के आसपास में रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है। जो बाकी का 19 से 20% के आसपास का रेवेन्यू है, वो लगभग यू कैन से टैबलेट्स और आईपैड के मीडियम के थ्रू आता है। मतलब जो भी रिफर्बिश यू कैन से आईपैड्स या यू कैन से टैबलेट्स होते हैं, उस वाले मीडियम से आता है। तो ओवरऑल इस कंपनी का जो मेजर रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन होता है वो रिफर्बिश लैपटॉप वाले सेगमेंट से होता है। एंड यदि बात करें कंपनी के बिजनेस कहाँ कहाँ पे ऑपरेट होते हैं, तो इंडिया के अंदर इस कंपनी का बिजनेस लगभग 30% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है इंडिया वाले ऑपरेशन से। बाकी का जो 70% के आसपास का रेवेन्यू है वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आता है, जिसके अंदर यूएसए है, यूरोप है, यूएई है, बाकी बहुत सारे कंट्रीज है। मतलब इस कंपनी का जो ऑपरेशन है लगभग 48 कंट्रीज के अंदर यहाँ पे रन होता है। एंड साथ में इस कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, FY26 के शुरुआत में तो यू कैन से 5 ही फैसिलिटी थी। अब FY26 के एंड तक, मतलब रिसेंट में FY26 के फर्स्ट क्वार्टर के अंदर इनकी लगभग 10 फैसिलिटीज हो गई है। मुंबई के अंदर 1 फैसिलिटी थी, बढ़ के 2 हो गई है। यूएई के अंदर शारजाह के अंदर 3 फैसिलिटी थी, बढ़ के 8 हो गई है। एंड साथ में इनकी 1 फैसिलिटी इनकी यूएसए के अंदर भी है। तो इस तरह से इस कंपनी का यू कैन से अपनी जो कैपेसिटी का एक्सपेंशन भी इस कंपनी ने यहाँ पे अच्छा खासा किया है। तो आपने ये सुना होगा कि पिछले 7-8 महीने के अंदर जो चिप्स या फिर यू कैन से हार्ड डिस्क के प्राइसेस अच्छे खासे जंप कर गए हैं। एंड यही सबसे बड़ा रीजन है कि जो कॉर्पोरेट्स जो नए लैपटॉप पहले परचेज करते थे, वहां पे उनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो यू कैन से उन कॉर्पोरेट्स ने भी जो पुराने रिफर्बिश लैपटॉप होते हैं, उनको परचेज करना स्टार्ट किया है। और ये एक सबसे अच्छा टेलविंड है इस इंडस्ट्री का, तो जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स को यहाँ पे अच्छा खासा बिजनेस यहाँ पे डिलीवर कर रहा है। तो काइंड ऑफ हमने ये डिस्कस करने की कोशिश करी कि कंपनी का बिजनेस किस तरह से एग्जीक्यूट होता है, कौन से सेगमेंट से बिलोंग करता है, किस सेगमेंट से कितना रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन होता है, बिजनेस ऑपरेशंस कहाँ कहाँ पे रन होते हैं, और इस इंडस्ट्री के अंदर किस तरह का यहाँ पे टेलविंड चल रहा होता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि FY26 के लिए मैनेजमेंट की तरफ से किस तरह से अपने बिजनेस को ग्रो करने का गाइडेंस था। तो मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया था कि हम लोग FY26 के अंदर 25% से टॉप लाइन ग्रो करेंगे, 25% से रेवेन्यू ग्रो करेंगे, एंड हमारा जो इबिटा मार्जिन होगा वो FY25 का जो इबिटा मार्जिन है उसमें लगभग से 100 से लेके 150 बेसिस पॉइंट्स का यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा। मतलब FY25 का जो इनका इबिटा मार्जिन था अदर इनकम को इंक्लूड करके वो लगभग 9% के आसपास में था। तो मैनेजमेंट की वही गाइडेंस थी लगभग 10% से 10.5% के आसपास में इबिटा मार्जिन डिलीवर करने की। अब देखते हैं जो इनके एक्चुअल रिजल्ट डिलीवर हुए हैं क्वार्टर फोर FY26 के अंदर एंड होल FY26 ईयर के, उसके अंदर इन लोगों ने अपना जो गाइडेंस दिया गया था उसको अचीव किया है या फिर अचीव नहीं किया है। उसके लिए मैनेजमेंट तरफ से जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन रिलीज करी है, उसको एक बार मैं आपके साथ में प्रेजेंट, ताकि एक बार हमें बेटर क्लैरिटी मिल सके इन बिजनेस के नंबर्स पे, राइट। तो फर्स्ट हम लोग क्वार्टर फोर FY26 के बारे में बात कर लेते हैं। बात करें रेवेन्यू ग्रोथ के बारे में, तो वाई और वाई रेवेन्यू यहाँ पे 43% से ग्रोथ किया है।
बात करें इनके एबिटा मार्जिन के पर्सपेक्टिव से तो क्वार्टर 4 के अंदर एबिटा मार्जिन 9.8% का आया है एंड बात करें प्रॉफिटेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से तो इनका प्रॉफिट वाई ऑन वाई 180% के आसपास में ग्रोथ करता हुआ दिखाई दिया है। बात करें होल ईयर एफआई 26 के लिए तो इनका रेवेन्यू यहाँ पे वाई ऑन वाई लगभग 34% से ग्रोथ किया है। 1890 करोड़ रुपए के आसपास का रेवेन्यू रिपोर्ट हुआ एफआई 26 के अंदर। मतलब जो गाइडेंस था इनका 25% का उसको यहाँ पे ओवर अचीव किया है। बात करें इनके एबिटा मार्जिन के पर्सपेक्टिव से तो इनका एफआई 26 के अंदर एबिटा मार्जिन है लगभग 10.60% के आसपास का। मतलब जो गाइडेंस था उसको यहाँ पे भी अचीव कर लिया है। 10 से 10.5% के एबिटा मार्जिन का गाइडेंस था उसको ओवर अचीव ही किया है। बात करें पैट ग्रोथ के बारे में, प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ के बारे में तो वाई और वाई इनका प्रॉफिट यहाँ पे 91% से ग्रोथ किया है एंड इनका 7% का पैट मार्जिन यहाँ पे डिलीवर हुआ है। तो मतलब इन नंबर्स को देखते हुए तो ये लग रहा है कि मैनेजमेंट का जो गाइडेंस था टॉप लाइन ग्रोथ का, रेवेन्यू ग्रोथ का, इबिटा मार्जिन का उसको यहाँ पे ओवर अचीव करते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छी बात है बिजनेस के पर्सपेक्टिव से। बट यहाँ पे बिजनेस तो अच्छा चल रहा है बट आपको पता है B2B कंपनी है, अलग अलग कॉर्पोरेट से यहाँ पे अपना बिजनेस ऑपरेट करती है। तो डेफिनेटली यहाँ पे मेरे को बैलेंस शीट यहाँ पे देखनी पड़ेगी कि इनके जो डेटर डेज हैं, वर्किंग कैपिटल डेज हैं, सीएफओ किस तरह से यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। तो जब बैलेंस शीट को हम लोग देखते हैं तो इसके अंदर साफ-साफ हमें दिखाई पड़ रहा है कि जो कि इनकी जो इन्वेंटरी है वो यहाँ पे लगभग वाई ऑन वाई लगभग 52% से ग्रोथ होती हुई दिखाई पड़ रही है। मार्च 25 के अंदर एफआई 25 में इन्वेंटरी था 487 करोड़ रुपए के आसपास का। अभी इन्वेंटरी आया है 743 करोड़ रुपए के आसपास का। मतलब इन्वेंटरी के अंदर वाई ऑन वाई 52% से ग्रोथ देखने को मिली है जबकि रेवेन्यू के अंदर यहाँ पे केवल 34% की ग्रोथ है। बात करें रिसीवेबल्स वाले एंगल से तो उसके अंदर भी अच्छा खासा जंप देखने को मिला है। एफआई 25 में रिसीवेबल्स था 68 करोड़ रुपए के आसपास में, अभी रिसीवेबल दिखाई दे रहा है 207 करोड़ रुपए के आसपास में, 207 करोड़ रुपए के आसपास में। मतलब वाई ऑन वाई रिसीवेबल्स के अंदर तो यहाँ पे 2x से ज्यादा का जंप यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये चीज मेरे को थोड़ी नेगेटिव लगी इस बिजनेस के पर्सपेक्टिव से एंड साथ में जब इनके मैं वर्किंग कैपिटल डेज देख रहा था वो भी इनके खराब हो रखे हैं, साथ में इनको जो डेटर डेज हैं वो भी यहाँ पे खराब हो रखे हैं। तो सिंपल सा ही दिखाई पड़ रहा है कि B2B बिजनेस है। ऑल्दो कंपनी के मैनेजमेंट ने यहाँ पे जो इनका गाइडेंस था उनको यहाँ पे अचीव किया है, उसमें ऐसा कोई दो राय वाली बात नहीं है। बट वो जो गाइडेंस को ओवर अचीव किया है उसके साथ में इस कंपनी के जो बाकी के फंडामेंटल्स है जो हम लोग स्पेसिफिकली किसी B2B बिजनेस के अंदर साफ साफ देखने की कोशिश करते हैं वो यहाँ पे खराब होते हुए दिखाई पड़े हैं। इनके रिसीवेबल डेज बढ़ गए हैं, इनके इन्वेंट्री डेज बढ़ गए हैं, वर्किंग कैपिटल डेज बढ़ गए हैं, इन्वेंट्री की वैल्यू बढ़ गई है, रिसीवेबल्स का अमाउंट बढ़ गया है वाई एंड वाई। मतलब जिस रेट से इनका धंधा ग्रोथ किया है उससे ज्यादा रेट से बाकी के फंडामेंटल यहाँ पे खराब हुए हैं एंड साथ में इनका जो सीएफओ है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन वो भी नेगेटिव है। ऑब्वियसली जब आपके बाकी के फंडामेंटल्स खराब हो जाएंगे, आपने जो कैश जनरेट किया अपने ऑपरेशन से उसको लेट्स से आपने इन्वेंटरी को ज्यादा ग्रो कराने में लगा दिया, आपको टाइम पे पूरा पैसा आया नहीं है बिकॉज आपका रिसीवेबल्स के अंदर पैसा पड़ा हुआ है, तो डेफिनेटली आपका सीएफओ पॉजिटिव कहां से बनेगा, राइट? और इनका सीएफओ भी अच्छा खासा नेगेटिव है, लगभग 200 करोड़ रुपए के आसपास में। मतलब जितना तो प्रॉफिट नहीं है उससे ज्यादा इनका सीएफओ नेगेटिव है। तो इट मीन लाइक एक B2B बिजनेस के लिए सारे पैरामीटर हमें देखना बहुत जरूरी पड़ जाता है बिकॉज यदि ये सारे पैरामीटर अच्छे नहीं होते तो हमें ये फील होता है कि यार ये सारे नंबर्स यू कैन से पेपर्स के अंदर ही है, एक्चुअल में कैश जनरेट किया ही नहीं कंपनी ने। वो एक दिक्कत वाली बात लगती है मेरा थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंग, एक इन्वेस्टर के माइंडसेट के पर्सपेक्टिव से, राइट? तो हम लोग डेफिनेटली भी देखेंगे कि कॉनकॉल के अंदर मैनेजमेंट ने इनके पीछे क्या लॉजिक बताया है। तो एक बार जो कॉनकॉल के जो मेजर हाइलाइट्स हैं उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। स्टार्ट इसी से करते हैं कि भाई आपके रिसीवेबल डेज हैं या फिर आपके जो इन्वेंट्री वैल्यू है या फिर आपका वर्किंग कैपिटल डेज है इतना ज्यादा कैसे ग्रो कर गया, इतना ज्यादा कैसे बढ़ गया है। तो मैनेजमेंट ने यहाँ पे साफ साफ आंसर दिया है कि जो लैपटॉप के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं जो नए लैपटॉप बेचते हैं, यू कैन से एचपी, लेनोवो, डेल के, उन डिस्ट्रीब्यूटर्स के यहाँ पे हमने अपना बिजनेस करना स्टार्ट किया है। वहां पे हमने हमारी इन्वेंट्री रखना स्टार्ट किया है ताकि उनके पास जब कोई क्लाइंट उनसे माल खरीदना है, इन्वेंट्री खरीदना है, तो लोग रिफर्बिश लैपटॉप की इन्वेंट्री भी बेचना स्टार्ट करें। और जेएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स की मैनेजमेंट का कहना है कि जो ब्रांड वाले लोग हैं, ओईएम वाले लोग हैं, एचपी, लेनोवो, डेल वाले, वो उन डिस्ट्रीब्यूटर्स को लगभग 30 से 45 दिन का क्रेडिट पीरियड देते हैं। तो उन डिस्ट्रीब्यूटर ने सेम क्रेडिट पीरियड हमसे डिमांड किया है, तो हमें देना पड़ा है हमारे बिजनेस को वहां पे एक्सपांड करने के लिए। चलो जी, अच्छी बात है। पहले इनका यू कैन से जो रिसीवेबल डेज हुआ करता था, डेटर डेज हुआ करता था, लगभग 17-18 के आसपास हुआ करता था, अभी बढ़ के लगभग 50 दिन के आसपास हो गया। उसका सबसे बड़ा रीजन यही है। साथ मैनेजमेंट ने ये बताया कि उनके पास जो इन्वेंट्री रखी हुई है वो लगभग 30 से 45 दिन से इन्वेंट्री रखी हुई है, तो हमें इन्वेंट्री को भी अच्छा खासा पाइल अप करना पड़ा है। एंड जब हमारे पास पैसा ही 50 दिन के बाद में आ रहा है तो डेफिनेटली हमें बाकी के दिनों में तो हमें हमारा बिजनेस को चलाने के लिए यू कैन से मतलब हमें पैसा डिप्लॉय करना पड़ेगा इन्वेंट्री के अंदर। तो इसलिए हमारा जो एक वर्किंग कैपिटल डेज है वो भी यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मतलब आपने अपना इन्वेंट्री डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ पे रखा तो आपको वहां से यू कैन से कैश भी नहीं मिला और इन्वेंट्री भी नहीं मिली, और आपने अपने पास में दूसरे कॉर्पोरेट्स को इन्वेंट्री देने के लिए और ज्यादा इन्वेंट्री प्रोक्योरमेंट कर लिया। इससे आपके तीनों पैरामीटर, चारों पैरामीटर खराब हो गए। फर्स्ट आपका डेटर डेज बढ़ गया, मतलब रिसीवेबल डेज बढ़ गया है, रिसीवेबल्स का अमाउंट भी बढ़ गया है,
एंड साथ में आपका वर्किंग कैपिटल डेज भी खराब हो गया और आपकी इन्वेंटरी की वैल्यू भी बढ़ गई है। और वही एक चीज मेरे को B2B बिजनेस के लिए यहाँ पे खराब लगती है। ऑल्दो मैनेजमेंट यहाँ पे काउंटर करने की कोशिश करी है कि हमने जो नया वर्टिकल स्टार्ट किया है डिस्ट्रीब्यूटर वाला सेगमेंट के द्वारा हमारे बिजनेस को ग्रो कराने वाला, उसके कारण यहाँ पे यू कैन से ये वाला इश्यू रेज हुआ है। चलो ठीक है, बात आपकी मान ली। एंड साथ में मैनेजमेंट एक बात और बोली कि हमने जो इन्वेंटरी यहाँ पे बल्क में प्रोक्योर करी है लास्ट के कुछ क्वार्टर्स के अंदर, हमने यहाँ पे जो प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं चिप के हार्ड डिस्क के, वो लगभग पिछले 7-8 महीने में 4 से 5 गुना हो गए हैं। तो हमने पुराने प्राइसेस पे, लोअर प्राइसेस पे हमने वो इन्वेंटरी प्रोक्योर करी है, जिससे हमें जब हम लोग नए हमारे इन्वेंटरी बेचेंगे तो उससे हमें एक बेटर बिटना मार्जिन यहाँ पे रियलाइज होगा। ठीक है, अच्छी बात है, ये आपके लिए बेनिफिट वाली बात है। एंड साथ में मैनेजमेंट ने ये भी बताया, लाइक उनसे जब पूछा गया कि लाइक आपका लाइक आपकी जो फैसिलिटी है उसमें आपने किस तरह से एक्सपेंशन किया है, तो लाइक ऑल्दो हमने इस वीडियो की शुरुआत में बात कर ली थी कि मुंबई में 1 फैसिलिटी थी, बढ़ा के 2 कर ली है। यूएई के अंदर इनकी 3 फैसिलिटी थी, आई थिंक बढ़ा के 8 कर ली है और एक इनके यूएसए के अंदर फैसिलिटी है। तो इस तरह से इन लोगों ने अपना कैपेसिटी एक्सपेंशन भी किया है। एंड जब जो कैपेसिटी एक्सपेंशन हो गया है उसके बाद में इनकी जो टोटल कैपेसिटी बन गई है 1.5 लाख यूनिट्स पर डे प्रोसेस करने की कैपेसिटी बन गई है। इन लोगों ने FY26 के अंदर टोटल कितने यूनिट्स वॉल्यूम के रूप में बेचे हैं, लगभग आपका बेचे हैं 7.21 लाख यूनिट्स बेचे हैं। मतलब ये जो नई कैपेसिटी बन चुकी है, यदि उसका यूटिलाइजेशन परसेंटेज देखें तो 40% के आसपास में, इसका मतलब इनके पास अच्छा खासा इमेंस स्कोप है अपकमिंग क्वार्टर्स के अंदर अच्छा बिजनेस ग्रोथ डिलीवर करने का। साथ में इनसे पूछा गया कि आपका एवरेज सेलिंग प्राइस क्या है, तो इनका एवरेज सेलिंग प्राइस लगभग 28,800 रुपए के आसपास में है। और यदि बात करें क्वार्टर 4 FY26 के बारे में, तो आपको तो एएसपी इनका बढ़ गया लगभग 30,000 रुपए के आसपास, बिकॉज प्राइसेस बढ़ गए आपके रॉ मटेरियल के, तो डेफिनेटली आपकी ये वाले प्रोडक्ट के प्राइसेस ही बढ़ेंगे। इनका एक पॉइंट ये भी है कि लाइक जो नए प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, तो उनका नए लैपटॉप्स जो बन रहे हैं उनके लिए रॉ मटेरियल प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, तो उनकी शिपमेंट उतनी ज्यादा नहीं हो रही है ओईएम के द्वारा, एचपी लेनोवो और यू कैन से डेल के द्वारा। तो मेजरली कॉर्पोरेट्स कहां फोकस कर रहे हैं, रिफर्बिश्ड लैपटॉप के पास में, बिकॉज वहां पे लोअर प्राइसेस के अंदर उनको यू कैन से इन्वेंट्री मिल जाती है। जी, अच्छी बात है। एंड साथ में मैंने बताया जो भी हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं वो एयर लॉजिस्टिक के द्वारा करते हैं। अब दिक्कत ये आती है कि भाई इनकी जो नंबर ऑफ फैसिलिटी सबसे ज्यादा यू कैन से यूएई शारजाह के अंदर है। इनसे पूछा गया कि जो वेस्ट एशिया में वॉर हो रहा है उसके कारण आपकी फैसिलिटी पे कितना ऑपरेशनल इंपैक्ट पड़ा। तो इनका कहना है कि हमारे फैसिलिटी पे ऐसा कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा है। हम लोग थ्रू आउट द पीरियड हमारा यू कैन से फैसिलिटी ऑपरेशंस रन कर रहे थे। बट अगेन रिस्क तो है ही है ना, डेफिनिटली कहीं ना कहीं रिस्क यहाँ पे निकल के आती है कि आपकी देयर आर 8 फैसिलिटीज इन द लाइक यूएई शारजाह एरिया। तो यदि ऐसा कोई दिक्कत हुआ कभी, लेट्स से लाइक वेस्ट स्टेशन वो हम तो चाहते हैं कि बंद हो जाए, बट लेट्स से बंद नहीं हुआ, कभी आके कोई ड्रोन स्ट्राइक कर गया, मिसाइल स्ट्राइक कर गया, तो डेफिनेटली इनकी वो कैपेसिटी यहाँ पे दिक्कत में आ सकती है। तब इनसे पूछा गया कि आपके जो दूसरे ऑपरेशन चल रहे हैं यूरोप के अंदर, तो आपकी फैसिलिटी है नहीं, तो वहां पे आप फिर अपने ऑपरेशन कैसे चलाओगे, बिकॉज आपकी चलो इंडिया में फैसिलिटी इंडिया के ऑपरेशन चल जाएंगे, यूएसए के अंदर फैसिलिटी यूएसए के ऑपरेशन चल जाएंगे, यूएई के अंदर यदि किसी फैसिलिटी में दिक्कत हुई, कुछ और फैसिलिटी में दिक्कत होगी, तो आपका ऑपरेशन कैसे चलेंगे। तो दे आर सेइंग कि हमारे पास यूएसए और यूरोप के अंदर हमने एनफ स्टॉक यहाँ पे पाइल अप कर लिया है, बिल्डअप कर लिया है, तो ऐसे वहां पे दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब बात करते हैं इनके ज्योग्राफी वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप के बारे में। जैसे हमने डिस्कस किया था, इंडिया में रेवेन्यू इनका लगभग 33% के आसपास में रेवेन्यू कंट्रीब्यूट होता है, यूएई में लगभग 12% है, यूएसए के अंदर 21% है, यूरोप में लगभग 20% के आसपास में है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में लगभग 14% के आसपास में रेवेन्यू यहाँ पे कंट्रीब्यूट होता है। तो इन्हें काइंड ऑफ डिस्कस करें कौन कौन के क्या क्या मेजर हाइलाइट्स थे, वहां पे हमने कवर करने की कोशिश करी है। और ऑल्दो मैनेजमेंट ने यही बोला है कि like, जो सबसे बड़ा दिक्कत था वर्किंग कैपिटल डेज का, डेटर डेज का, कि जो हमारा इंक्रीज हुआ FY26 में, FY27 के अंदर भी लगभग सिमिलर सही रहेगा, तो उसके अंदर ऐसा कोई स्कोप नहीं आगे यू कैन से फर्दर इंप्रूवमेंट का। तो ठीक है, वो चीज हमें यहाँ पे कंसिडर करके ही चलनी पड़ेगी हमारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर। अब बात करते हैं कि मैनेजमेंट ने FY27 के लिए अपने बिजनेस को किस तरह से ग्रोथ करने का गाइडेंस दिया है। तो मैनेजमेंट ने बोला कि हमारा टॉप लाइन एटलीस्ट मिनिमम 25% से ग्रो करेगा, मतलब कंजर्वेटिव गाइडेंस दिया है। करने को तो लोग 25 से 30% की बिजनेस ग्रोथ भी कर सकते हैं, बट 25% से बिजनेस ग्रोथ करने का गाइडेंस दिया है। बात करें EBITDA मार्जिन के पर्सपेक्टिव से, तो उनका कहना है कि जो हमारा EBITDA मार्जिन FY26 में था, उसमें लगभग 50 बेसिस पॉइंट के आसपास में इंप्रूवमेंट होगा। इनका FY26 का EBITDA मार्जिन क्या था, 10.60% के आसपास में। तो जो 50 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट होगा, तो डेफिनेटली इनका कितना EBITDA मार्जिन बन सकता है, 11 से 11.5% के बीच में। बात करें पैट मार्जिन के पर्सपेक्टिव से, तो मैनेजमेंट का वही कहना है कि हमारा जो FY26 का पैट मार्जिन था 7% के आसपास में, उसमें 50 बेसिस पॉइंट का यहाँ पे इंप्रूवमेंट होगा। तो मैंने बातचीत कर ली इनके FY27 के गाइडेंस के पर्सपेक्टिव से। अब एक बार इस कंपनी का वैल्यूएशन एनालिसिस करके देख लेते हैं कि यहाँ पे किस तरह की डील बनती हुई नजर आ रही है। तो इस कंपनी के करंटली जो मार्केट कैप है कितनी है, 4800 करोड़ रुपए के आसपास में है। इस कंपनी का FY26 का रेवेन्यू कितना था, 1890 करोड़ रुपए के आसपास में था। यदि हम लोग 25% की बिजनेस ग्रोथ लेते हैं, तो इस कंपनी का कितना रेवेन्यू बन सकता है FY27 का, लगभग 2350 करोड़ से 2400 करोड़ रुपए के आसपास में, राइट। यदि पैट मार्जिन हम लोग 7 से 7.5% लेते हैं, तो इनका लाइक 7 और 7.5% के पैट मार्जिन के अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड पैट कितना बनेगा FY27 का, लगभग 170 करोड़ रुपए के आसपास में। तो इस कंपनी का यदि मैं फॉरवर्ड पी रेशियो कैलकुलेट करने की कोशिश करूं आज के मार्केट कैप के अकॉर्डिंग, तो कितना आएगा,
4800 करोड़ के अंदर लगभग यदि 170 करोड़ रुपीस का पैट का डिवाइड करता हूँ तो मोटा-मोटा इनका फॉरवर्ड पी रेशियो आता है 27, 28, 29 के आसपास में। बिजनेस की ग्रोथ रेट कितनी एक्सपेक्टेड है? 25% के ऊपर है, वो भी मे बी 26 हो सकती है, 27 हो सकती है। लगभग 25, 26, 27% के आसपास में बिजनेस की ग्रोथ रेट यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। तो इसमें कंपनी का फॉरवर्ड पैग रेशियो कैलकुलेट करना चाहूँ, तो इसके लिए फॉरवर्ड पी रेशियो के अंदर बिजनेस ग्रोथ को डिवाइड करना पड़ेगा। कितना आएगा? फॉरवर्ड पैग रेशियो आपका आएगा लगभग 1.1 के आसपास में। तो आप ये देखो एक बी2बी कंपनी एंड साथ में उसका जो बाकी के फंडामेंटल्स हैं, वर्किंग कैपिटल डेज है, डेटर डेज है, रिसीवेबल्स है और आपका सीएफओ है, वो सही डायरेक्शन में नहीं है एंड अभी करंटली 1.1 के फॉरवर्ड पैग रेशियो के आसपास में ट्रेड करती हुई नजर आ रही है। तो मतलब जो मैं एक हमारा दो थॉट प्रोसेस होता है कि हम लोग उन बी2बी कंपनीज को ज्यादा प्रीफर करने की कोशिश करते हैं जहां पे फॉरवर्ड पैग रेशियो 0.7 के आसपास में दिखाई पड़ता हो, 0.7 0.8 के आसपास दिखाई पड़ता हो। जब मार्च वाला मंथ था तो हम लोग उस टाइम पे 0.5 के फॉरवर्ड पैग रेशियो पे ट्रेड करने वाली बी2बी कंपनीज को ज्यादा प्रीफर करते थे, बिकॉज अभी तो कुछ वैल्यूएशन बढ़ गए इसलिए हम लोग 0.7 0.8 के आसपास का फॉरवर्ड पैग रेशियो भी कंसीडर कर लेते हैं। बट यहाँ पे तो इस कंपनी का फॉरवर्ड पैग रेशियो 1.1 के आसपास दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पे यू कैन से मेरे को उतना वैल्यूएशन में अट्रैक्टिवनेस दिखाई नहीं पड़ रहा है। अगेन आपके लिए कितना अट्रैक्टिवनेस वो आप खुद डिसाइड करोगे, बट मेरे को वैल्यूएशन के द्वारा मतलब वैल्यूएशन के अंदर मेरे को उतना अट्रैक्टिवनेस दिखाई नहीं पड़ रहा, बिकॉज मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि लाइक हमें एक इतनी अच्छी डील मिले कि लाइक आगे जाके जब बिजनेस 25-30% से ग्रोथ करे नेक्स्ट 2-3 साल के लिए, तो वहाँ पे एक अच्छा खासा वैल्यूएशन एक्सपांशन बने और उसका फॉरवर्ड पैग रेशियो लगभग 2 के आसपास जाए, ताकि हमें यहाँ पे डबल इंजन की सरकार को फायदा मिले। लाइक उसका जब नेक्स्ट 2-3 साल में धंधा डबल होगा तो मार्केट कैपेसिटी डबल हो जाएगी एंड साथ में उसका यदि पी एक्सपांशन होगा, बुल मार्केट आएगा जब, तो उस टाइम पे यदि लेट्स से उसका फॉरवर्ड पैग रेशियो 0.7 0.8 के आसपास में बढ़ के लगभग 1.5 2 के आसपास जाएगा, तो 2x और यू कैन से 2.5x के आसपास का बेनिफिट वहाँ पे हमें वैल्यूएशन एक्सपेंशन के पर्सपेक्टिव से मिलना चाहिए, ताकि उस कंपनी के मार्केट कैप नेक्स्ट 3 साल के अंदर में भी 3x 4x के आसपास बनने की पॉसिबिलिटी बने। तो यहाँ पे एक वैल्यूएशन के अंदर मेरे को उतना अट्रैक्टिवनेस दिखाई नहीं पड़ता है। अगेन ये सबका इंडिविजुअल थॉट प्रोसेस होता है। यदि किसी को लगता है कि भाई इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट के अंदर काम करने वाली कंपनी है और ठीक है 1.1 का फॉरवर्ड पैग रेशियो यदि कोई कंफर्ट करता है तो उसकी खुद की इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग होगी। बट अगेन लाइक जैसे हमने बाकी दूसरी कंपनीज में डिस्कस किया था जो बी2बी काइंड ऑफ कंपनीज है, लाइक विंटेज कॉफी है, स्काई गोल्ड है या मनोरमा इंडस्ट्रीज है, तो उसके अंदर हमने इस वाले इस डील को डिस्कस करने की कोशिश करी थी। तो किसी के अंदर तो यू कैन से फॉरवर्ड पैग रेशियो 0.7 0.8 बन रहा था, तो वहां पे हमने एक वैल्यूएशन में यहाँ पे अट्रैक्टिवनेस यहाँ पे डिस्कस किया था, बट यहाँ पे वाली स्कोप यहाँ पे नजर नहीं आता है। अब देखते हैं एक बार इस बिजनेस पे क्या-क्या रिस्क यहाँ पे एसोसिएटेड हैं, उसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट रिस्क तो यही है, लाइक जो ये कंपनी के जो बाकी के फंडामेंटल्स पॉइंट्स हैं, वर्किंग कैपिटल डेज यहाँ पे खराब हो रहे हैं, डेटर डेज खराब हो रहे हैं, आपके यू कैन से सीएफओ नेगेटिव है, वो मेरे को उतना कंफर्ट नहीं देता है। सेकंड पॉइंट मतलब ऑल्दो देखो सबका इंडिविजुअल थॉट प्रोसेस होता है यार, लाइक काफी लोग हैं जो बी2बी कंपनीज को ले लेते हैं कि भाई ठीक है हमें तो केवल बिजनेस में टॉप लाइन ग्रोथ चाहिए, हमें बाकी के फंडामेंटल पैरामीटर से कोई मतलब नहीं है। बट मेरा थॉट हमेशा दूसरा होता है कि ठीक है जब बुल मार्केट होता है ना तो उस टाइम पे जो एक्चुअल नंबर आते हैं पेपर में, मार्केट उसको कंसीडर करके उसकी मार्केट का बढ़ा देता है कंपनी की। बट जब बियर मार्केट आता है ना, जो करंटली चल रहा है पिछले लगभग 1.5 साल से 2 साल से, उसके अंदर जब हर चीज को ठोक-पीट के बजा के देखा जाता है कि ये कंपनी एक्चुअल में कैश जनरेट कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है। यदि कैश जनरेट नहीं कर रही है, तो उसको फिर प्रीमियम वैल्यूएशन मिलना बहुत डिफिकल्ट होता है, राइट? तो ये आपने काफी सारे इंसिडेंट देखे होंगे। आई थिंक काफी सारे कंपनीज की जैसे जेगल का देखा होगा, केन्स टेक्नोलॉजी का देखा होगा, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का देखा होगा। बहुत सारे केसेस आपने देखे होंगे और जहाँ पे कैश पॉजिटिव बन रहा है आपका लाइक सिरमा एसडीएस है, वहां तो ठीक है, कैश भी सीएफओ भी पॉजिटिव है, तो वहाँ पे अच्छा खासा रिवॉर्ड भी मिल रहा है। तो मतलब जब मार्केट में डिफिकल्ट टाइम्स होते हैं तो ये सारे यूज केसेस देखे जाते हैं स्पेसिफिकली बी2बी कंपनीज के लिए, राइट? तो ये काइंड ऑफ फर्स्ट रिस्क हमने डिस्कस किया। सेकंड रिस्क यहाँ पे ये दिखाई पड़ता है कि लाइक ठीक है आपका यूएई के अंदर फैसिलिटी है, लगभग 8 आपकी फैसिलिटी यूएई के अंदर है। खुदा ना खास्ता लेट्स से वॉर ज्यादा एक्सटेंड हो जाए, आपकी कुछ 4-5 फैसिलिटी 1-2 फैसिलिटी पे लेट्स से कोई मिसाइल या फिर ड्रोन अटैक हो जाए, तो देयर इज पॉसिबिलिटी आपके उस फैसिलिटी के अंदर ऑपरेशंस हैम्पर हो सकते हैं। ये सेकंड रिस्क है, बट वन ऑफ द काइंड ऑफ रिस्क है, मतलब बहुत कॉर्नर केस वाली रिस्क है। थर्ड रिस्क यहाँ पे ये नजर आती है कि जो आपके हार्ड डिस्क के प्राइसेज हैं, चिप के प्राइसेज जो बहुत रैपिडली एक्सपांड कर गए हैं, बहुत ज्यादा ग्रो कर गए हैं लास्ट के लगभग 7-8-9 महीनों के अंदर, यदि वहां पे शार्प फॉल दिखाई पड़ता है, उस केस में क्या होगा, आपको लोअर रेट्स पे आपकी इन्वेंट्री बेचनी पड़ेगी, तो आपको यहाँ पे इन्वेंट्री लॉस बुक करना पड़ेगा, तो डायरेक्टली आपके इबिटा मार्जिन में प्रेशर डेवलप कर सकता है। ऑल्दो मैनेजमेंट ने बोला है कि हमें ये आइडिया है कि भाई जनवरी 2028 तक चिप्स के और हार्ड डिस्क के प्राइसेस नहीं गिरेंगे। अब पता नहीं उन लोगों ने कहाँ से रिसर्च पढ़ी क्या पढ़ी है, बट मतलब जो उनका कैलकुलेशन है उसके बेसिस में उन लोगों ने इन्वेंट्री भी बिल्डअप करी अच्छी खासी। बट जो भी उनका जो थॉट प्रोसेस है, बट यहाँ पे एक रिस्क तो यहाँ पे नजर आता ही है। मतलब हमें भी नहीं पता ना कि यार गोल्ड के प्राइसेस का ऊपर जाएंगे कब गिरेंगे, राइट? तो ऑल्दो मेरा पॉइंट ये कि चिप्स के प्राइसेस गिरेंगे तो ऐसे यहाँ पे तो कोई हेजिंग नहीं है ना। गोल्ड वाले केस में तो जो गोल्ड वाली कंपनीज है, गोल्ड की रिटेलिंग करने वाली कंपनीज है, बी2बी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, वो तो यहाँ पे गोल्ड की हेजिंग कर लेती है, तो वहां पे समा वो बच जाती है। बट
चिप्स के प्राइसेज हैं, हार्ड डिस्क के प्राइसेज, आई डोंट नो इन लोगों ने हेजिंग कितनी क्या कर रखी होगी, बट दैट इज डिफरेंट थिंग। तो यदि हेजिंग नहीं कर रखी है और यदि चिप्स के हार्ड ड्राइव के प्राइसेज बहुत ज्यादा शार्पली फॉल कर जाते हैं, उस वाले केस के अंदर यहाँ पे इन्वेंटरी लॉस इनको बुक करना पड़ सकता है। तो ये काइंड ऑफ हमने जेएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स का होलसेल डिटेल में एनालिसिस किया है, लाइक किस तरह का कामकाज करती है, मैनेजमेंट के किस तरह के बिजनेस ग्रोथ के गाइडेंसेज हैं, और लाइक कौन-कौन के मेजर हाइलाइट्स क्या थे, अपकमिंग ईयर्स के अंदर किस तरह से बिजनेस ग्रोथ कर सकता है। एक वैल्यूएशन एनालिसिस भी कर लिया, साथ में एक रिस्क एनालिसिस भी यहाँ पे करने की कोशिश करी है। तो होलसेल मैंने इस कंपनी के बारे में मेरे पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करी है। कि मेरी तरफ से कोई स्टॉक रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग अपनी खुद की रिसर्च करना, खुद का एनालिसिस करना, और जो आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं उनसे पूछ के डिस्कस करना कि आपको इस कंपनी को अपनी वॉच लिस्ट का पार्ट बनाना है या पार्ट नहीं बनाना है। बिकॉज़ मैं बारी-बारी से आप लोगों को कहता रहता हूँ कि आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, सो आई एम नॉट ऑथराइज्ड टू गिव एनी स्टॉक रिकमेंडेशन। मेरा बस हमेशा केवल इतना ही टारगेट होता है, मैं इतना सिखा दूँ आपको, इतना मतलब मेरा इतना इंटेंट होता है कि मैं आपको सिखा दूँ, इतना समझा दूँ कि आप लोग भी एज़ ए इंडिपेंडेंट ग्रोथ इन्वेस्टर बन के अपने पोर्टफोलियो का डिसीजन इंडिपेंडेंटली खुद से ले सकें। तो ठीक है, यदि आपके कोई क्वेरी क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, तो डेफिनिटली आप कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो। आई विल ट्राई, मैं वहाँ पे आपकी सारी क्वेरी क्वेश्चन का रिप्लाई करूँ। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।